हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर प्रेरणा और आज हम बात करेंगे रिकरेंट अबॉर्शन की। यानी ऐसी क्या क्या वजह होती हैं जिससे अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी अबॉर्शंस होने लगते हैं। तो आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रिकरेंट अबॉर्शंस किसे कहते हैं। वो अबॉर्शंस जो 3 से ज्यादा हों, लगातार हों और खुद से हो जाए, उन्हें हम रिकरेंट अबॉर्शन कहते हैं। यानी वो अबॉर्शन जो 3 से ज्यादा हो, स्पॉन्टेनियसली हो गए हो, यानी आपने कुछ से दवा नहीं खाई हो बच्चा गिराने की, या आपने कोई सफाई नहीं करवाई हो और वो लगातार हुए हो। ये नहीं है कि 2 अबॉर्शन हो गए फिर एक नॉर्मल डिलीवरी हो गई फिर अबॉर्शन हो गया, उसे हम रिकरेंट अबॉर्शन नहीं कहते हैं। तो ऐसी क्या वजह होती है जिससे अबॉर्शंस लगातार हो जाते हैं, तुरंत होने लगते हैं। तो आइए इन वजह को हम जानते हैं। सबसे पहले वजह होती है जेनेटिक। यानी कभी कभी जब माँ का और पिता का क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो बच्चा जो पैदा होता है उसमें बनावटी कमी होती है। अगर बार बार बनावटी कमी होती है तो वो बच्चे के बार बार गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, यानी क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज, यानी बच्चे में क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं। ठीक है। दूसरा कॉज होता है पैटर्नल एबनॉर्मलिटीज, यानी जो माँ बाप के क्रोमोसोम है उन्हीं में ही कुछ ऐसी बनावटी कमी है, या वो क्रोमोसोम्स आपस में म्यूटेशन हो जाता है, कुछ जो जुड़ते हैं, जुड़ाव होता है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसमें बच्चे में बनावटी कमी आ जाती है। तो ये भी एक कॉज होता है कि बार बार अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है। दूसरा कॉज है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स चाहिए होती हैं प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, कभी कभी उन हार्मोन्स में गड़बड़ हो जाती है, कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। जो नॉर्मली प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए चाहिए होते हैं उनमें गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे कि होते हैं थायराइड के हार्मोन्स, यानी कभी कभी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, कभी कभी शुगर की परेशानी हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, पीसीओएस या पीसीओडी जो आपने आजकल बहुत कॉमन टर्म सुना है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये भी फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है और ये भी कॉज होता है अबॉर्शन का। लास्ट है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, यानी एक प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, अगर उसकी मात्रा हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा है तो उसमें भी अबॉर्शन का रिस्क रहता है। थर्ड है एनाटॉमिकल कॉजेज, यानी बनावटी कमी। अगर फीमेल की यूट्रस में कुछ बनावटी कमी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो भी इम्प्लांटेशन के बाद भी बच्चा गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे फाइब्रॉइड यानी रसौली, अगर रसौली है फीमेल्स में तो रिकरेंट अबॉर्शन हो सकता है। यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज, यानी यूट्रस में बच्चेदानी में कुछ बनावटी कमी होती है। 2 यूट्रस होते हैं, चुपका हुआ यूट्रस होता है, सेप्टेट यूट्रस होता है, यूट्रस डायडेल्फस होता है। उसकी वीडियोस में आगे आपको समझाऊंगी कि यूट्रस के अंदर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या उनमें बनावटी कमी हो सकती है, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है एशरमैन सिंड्रोम। कभी कभी फीमेल्स जो होती हैं जो डीएनसीज कराती हैं, सफाई करवाती हैं, वो किसी डाई से या क्वैक से करा लेती हैं, या फिर कुछ और परेशानियां या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जिसमें यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो आपस में चिपक जाती हैं। जब वो चिपक जाती हैं उसमें हम कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम, एक जाल सा बन जाता है जिसमें इम्प्लांटेशन में और इम्प्लांटेशन हो गया है तो रिकरेंट अबॉर्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी का मतलब है कि सर्विक्स में एक ऑस होती है जो यूजुअली क्लोज्ड होती है, लेकिन कभी कभी बनावटी कमी की वजह से या रिपीटेडली अबॉर्शंस आप लोग जो एक्वायर्ड करा लेते हो जिसकी वजह से जो सर्विक्स है वो वीक हो जाती है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वो ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाती है और बच्चा गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में सबसे ज्यादा कॉमन होता है, यानी दूसरे भाग में प्रेगनेंसी में अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है इन सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, क्योंकि बच्चे का वजन बढ़ता है, वो नीचे आना शुरू होता है और सर्विक्स पे जोर होने की वजह से सर्विक्स खुलना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। फिर है लास्ट है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कुछ इम्यून फैक्टर्स होता है बॉडी के अंदर, ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे के अगेंस्ट बनती हैं, बच्चे के जो अंग हैं उनके अगेंस्ट बनती हैं और बच्चे को गिराने में कोशिश करती हैं। तो वो एंटीबॉडीज को हम जानने की कोशिश करते हैं, जैसे एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज होती हैं, कुछ ल्यूपस एंटीकोगुलेंट एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडीज होती हैं और बीटा ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर जो फाइट करती हैं कि जो है यूट्रस में बच्चा ना रह पाए और वो गिर जाए। इसके लिए भी बहुत सारे हमारी जांचें हो चुकी हैं, बहुत सारे हमारी जो है इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और ट्रीटमेंट एग्रेसिव भी चलता है जिससे प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सके।
लास्ट है इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलियाज, यानी बहुत सारे थ्रोम्बिन फैक्टर्स ऐसे निकलते हैं, जैसे प्रोटीन सी रेजिस्टेंस, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी और प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन। इनके आप नाम याद कर लीजिए। रेयर कॉजेज हैं, बट ये भी एक कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से बच्चा गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए, आज हमने ये जाना कि रिकरेंट अबॉर्शन किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं और इनमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करा सकते हैं जिससे जो है बच्चा रुकने के चांसेस हम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है, अबॉर्शन लेस देन 20 वीक्स को हम कहते हैं, यानी जो रिकरेंट अबॉर्शन हुआ है वो लेस देन 20 वीक्स में हुआ है। 3 और मोर अबॉर्शंस, कंटिन्यूअस अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड कॉन्जिक्यूटिव अबॉर्शंस, यानी आपके अबॉर्शंस के बीच में कोई गैप नहीं है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे ही ऐसे वीडियोस में बनाती रहूं, उसके लिए जरूर सपोर्ट करते रहिएगा। टिल देन, बाय बाय लेडीज, गुड बाय एंड टेक केयर।